अनुच्छेद 40 क्या कहते हैं? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है? जो ग्राम पंचायत यानी अगर विकास करना है तो निचले स्तर से भी विकास करना पड़ेगा। और इसी में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन इसलिए आवश्यक है। अब देखिए जैसे सबसे ऊपर क्या है? केंद्र, फिर राज्य, और सबसे नीचे कौन है? ग्राम। तो 40 में कहा गया अगर देश का विकास करना है तो हमें किसका विकास करना पड़ेगा? ग्रामीण स्तर पे। अब ये सोचिए, अभी कोई मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अब आपके जो पंचायत है, आपके पंचायत की समस्या क्या नरेंद्र मोदी को पता होगा, या अमित शाह को पता होगा, या नीतीश कुमार को पता होगा? तो उसको पता कैसे चलेगा तो इस एरिया में कौन सी समस्या है? देखिए यहाँ ग्राम पंचायत का गठन करेंगे तो ग्राम के मुखिया, आपके गांव के मुखिया को तो पता है समस्या क्या है, तो गांव के मुखिया या स्थानीय प्रशासन क्या करता है ये जानकारी देता है, बीडीओ देता है, डीएम देता है चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को, है कि नहीं? तो ये निचले स्तर पे बताया गया ताकि यहाँ के स्थानीय समस्याओं का पता होना चाहिए। अब भारत इतना बड़ा देश है, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, वो हर गांव हर ब्लॉक को तो नहीं पहचान सकता है, तो उसके लिए निचले स्तर पे भी प्रशासनिक व्यवस्था है। तो कहा गया जब गांव के स्तर पे ग्राम स्थानीय समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ग्राम पंचायत ये समस्या बताएगी, हाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसके लिए फंड देगी, पैसा देगी। भाई पैसा देने का काम ही उसका है ना, बाकी उसके लिए बहुत सारे अधिकारी हैं जो किसकी सहायता से काम करेंगे? पंचायतों की सहायता से काम करेंगे। तो अनुच्छेद 40 में किसके गठन का प्रावधान किया गया है? ग्राम पंचायत। और याद रखिएगा ग्राम पंचायत जो होता है वो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। तो ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ जो भी नीति निर्धारण करेगा वो कौन करेगा? केंद्र या राज्य? राज्य करेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत किसके अधीन है? राज्य सरकार के अधीन है। ठीक है। हाँ फंड केंद्र सरकार का भी आता है, मैं केंद्र सरकार जो पैसा देगा तो किसी न किसी गांव में तो देगा ही ना, लेकिन जो उसके लिए जो नियम कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत किसके अधीन है? राज्य सूची का अधीन है। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 ये कहता है कुछ दशाओं जैसे बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी, अशक्तता इत्यादि स्थिति में राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था की व्यवस्था करेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ कई सारे बीमार लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, बेरोजगार भी है। बेरोजगार का भी स्थिति खराब ही माना जाता है, उसको उसी श्रेणी में रखा जाता है, बीमार और बुढ़ापा की श्रेणी में ही। यानी बीमार व्यक्ति क्या असहाय होता है कि नहीं? वो अपने सारे काम खुद से नहीं कर पाता है। चलिए जो करोड़पति है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 नौकर रख लीजिएगा, लेकिन जो गरीब लोग है वो क्या करेगा? वो तो सरकार पे ही निर्भर करेगा ना। सरकार ये जो आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, अब मान ली कोई बीमारी है जिसके इलाज के लिए 5 लाख कह दिया हो, एक आम गरीब आदमी को कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए कौन साथ देगा? सरकार, है नहीं? बुढ़ापा, कई सारे बूढ़े ऐसे हो जाते हैं जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है। क्यों? आजकल देखा जाता है मैक्सिमम लोग
गांव में तो कम देखा जाता है, लेकिन शहरों में या ऐसे लोग जो गांव से शहर की ओर चले गए हैं तो किसी न किसी बहाने से माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो गाँव में किसान है वो तो अपने पास रखे हुए हैं, चाहे लड़े कटे मरे लेकिन दोनों साथ ही रहते हैं। भाई किसी ने एक व्यक्ति ने ज़रूर कहा था, भाई कम से कम गांव में परिवार के साथ रहने में फ़ायदा ये है, जो भले बाल बच्चा 2 लाठी मारता भी है तो बस 2 टाइम खाना तो दे देता है ना, अब बीमार पड़ते तो कुछ इलाज तो करा देता है, भले 10 गाली दे। लेकिन जो लोग शहर पढ़ने चले जाते हैं बहाना मार के, अरे शहर महंगा हो गया है, वहाँ पति पत्नी के अलावा कोई रह नहीं सकते हैं, आप लोग घर पर के पैसा भेजते रहेंगे, तो सिर्फ पैसा ही मायने थोड़ा रखता है। आपके गांव में देखिए कि एज के बाद चलना फिरना मुश्किल हो जाता है कि नहीं, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिखना बंद कर देता है, तो इसे जब पैसा भेज ही दिखेगा तो फिर वो दिखाएगा कौन। तो ऐसी स्थिति में भी उसके साथ कौन रहता है? सरकार। आप देखते हैं ना वृद्धावस्था पेंशन योजना 500 रुपया 400 रुपया दे दिया था ताकि कम से कम छोटा मोटा इलाज तो कर ही सके, है कि नहीं। लंबा न करे तो छोटा मोटा तो राहत तो हो ही जाता है ना। जैसे गांव में बहुत सारे जैसे दूध का ही व्यवस्था नहीं हो पाता, चल 400-500 देते कुछ उसका तो व्यवस्था कर लेगा। तो बुढ़ापा में भी स्थिति होती है। फिर अशक्तता यानी जो दिव्यांग, जैसे हाथ पर कटा हुआ है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, जिसको दिव्यांग कहते हैं, तो उसके लिए सरकार काम करेगी। और बेरोजगार, तो बेरोजगार तो सबसे बड़ी समस्या है। यानी आज के टाइम में सबसे बड़ी अगर समस्या कहा जाए तो कौन सा है? बेरोजगारी। क्योंकि यही बेरोजगारी सब चीज़ उत्पन्न करता है। आप बेरोजगार होंगे तो धीरे धीरे गरीब हो जाएंगे। अब सोचिए, मान के चलिए अभी आपके पास 3 से 4 बीघा ज़मीन है और आप बेरोजगार हैं, तो धीरे धीरे क्या कीजिएगा? ज़मीन बेचिएगा। ज़मीन बेचते 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 ज़मीन खत्म, है कि नहीं। उसके बाद कुछ बचा नहीं, तब हल्का सा भी बीमारी होगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा इलाज करने के लिए, है कि नहीं। धीरे धीरे आप क्या होंगे? गरीब होंगे। गरीब होंगे तो फिर कर्ज के चक्कर में डूबेंगे, हर तरह से बेकार हो जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं बेरोजगारी से बचिए। ये जो आप सोचते हैं मेरे पास 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा ज़मीन है, उसको खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। घर में एक बीमारी घुस गई और डॉक्टर ने जैसे कह दिया 20 लाख खर्चा, तो आपका 1 बीघा गायब मिनटों में। जो 1 बीघा कमाने आपके पुरखों जो बुजुर्ग है 20 साल 25 साल लगाए, वो 1 महीना में ख़त्म। लेकिन रोजगार होता है तो क्या होता है? आपके पास नौकरी होगा, हर महीने 25-30 हज़ार होगा, तो आपको सरकार लोन भी दे देगी, बैंक लोन भी दे देगी, इस उम्मीद से चलो ये चुका देगा। लेकिन आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा, पता चला पिछले 1 साल में 10,000 भी नहीं आया, तो आपको कोई लोन देगा? लोन क्यों नहीं देगा? क्योंकि लोन अगर देगा तो सोचेगा फिर रिकवरी कैसे होगा। तो बेरोजगारी की स्थिति में भी लोग कहाँ जाता है? सरकार के पास, राज्य के पास। यानी राज्य का काम है ऐसे लोगों को शिक्षा देना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, या उसके व्यवस्था यानी उसके लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसका जीवन यापन चल सके। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। और ये किसके अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 41। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर सरकार बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दे या पेंशन देना बंद कर दे तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? हैं? मान लीजिए अचानक वृद्धावस्था पेंशन रोक दिया जाए, चाहे घटा दिया जाए, 500 जगह पे 200 कर दिया जाए, तो क्या कोई कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। तो पहले कह दिए ना अनुच्छेद 37, कुछ भी हो ना हो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। अब आइए अनुच्छेद 42। कार्य की मानवीय एवं न्याय संगत दशाएं तथा मातृत्व सुरक्षा की व्यवस्था। कार्य की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं और मातृत्व सुरक्षा की व्यवस्था, ऐसे समझिए। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया? कोई भी अगर किसी को कार्य दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को,
तो थोड़ा मानवीय हित में देना चाहिए। अब पता चला आपको कार्ड दे दिया क्या, जो पूरे सहरसा से लेटरिन साफ कीजिए। होता है, महिला धोने की व्यवस्था मैनुअल स्कूल अभी चल रहा है बहुत राज्यों में। आज ना ये ट्रैक्टर और आ गया सब फेंकने वाला, पहले क्या था, लोग खुद करते थे। तो कार्ड की मानवीय दशा नहीं है ना वो। अब सोचिए, जिसको लोग छूने से बात करने डरता है, आप इस बेस पे सरकार उसको दे रही है जो भाई 500 रुपया देगा दिन के साफ करो, तो मानवीय दशा नहीं है ना। या आपको नाली में उतर करके नाली साफ करना हो, तो मानवीय दशा का ऐसा काम दीजिए ताकि लोगों का इज्जत भी बचा रहे। ऐसा काम नहीं दीजिए इज्जत ही खत्म हो जाए उसका। जो एक मानव के लिए जो होना चाहिए, सम्मान गरिमा के साथ जीवन जीना भी आपका अधिकार है। ऐसा नहीं है पैसा दे रहा था आप कुछ भी करने के लिए कुछ भी करवा सकते, ऐसा नहीं। पहले मानव के गरिमा का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मानव के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। भूखे, अब सोचिए आप 10 दिन से भूखे था, वो भी करने के लिए बहुत लोग तैयार है, लेकिन वो मजबूरी में है ना। मरने से अच्छा वो लोग इस काम को पसंद कर लेता है। लेकिन सरकार का काम क्या है, हमें ऐसा कार्य देना चाहिए, ऐसा काम उसको देना चाहिए जो मानवीय हित में उसकी गरिमा का भी, इसकी इज्जत का भी ख्याल रखे। दूसरा क्या था, न्याय संगत दशा है। न्याय संगत दशा मतलब क्या, अब पता चला हमने फैक्ट्री लगा दिया, टीन का फैक्ट्री लगा दिया, उसमें पंखा ही नहीं है, लोग तो ऐसे ही मर जाएगा ना। या उसके पता चला जहाँ फैक्ट्री लगा चार तरफ गंदगी ही गंदगी है, वो भी बेकार है। वहाँ ना खाने की व्यवस्था है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, तो ये भी गलत है ना एक प्रकार से। न्याय संगत व्यवस्था क्या, आप काम दीजिए, जहाँ भी काम दीजिए वहाँ पे खाने का व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। या गर्मी महीना है तो ठंडे की व्यवस्था होनी चाहिए, ठंडा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, है कि नहीं। जब आप लोग, एक विषय आता है LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, तो जब उसमें आप लोग कारखाना नियम पढ़िएगा तो उसमें कई सारी बातों को ध्यान दिया जाता है। पहला ध्यान, जहाँ भी आप काम करते हैं तो वहाँ का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, जैसे वहाँ साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठंडी महीना में जो गर्म की व्यवस्था होनी चाहिए, गर्मी महीना में ठंडी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे पंखा होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, बीच में कैंटीन होना चाहिए कि बेचा आप काम कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए अभी हम आपको 8 घंटा यहाँ पढ़ाना शुरू कर दें, अगर बगल में कोई होटल ना हो, बाथरूम ना हो, तो समस्या हो जाएगी ना। आपको भूख लगेगा तो आप पढ़ाई छोड़ के ध्यान खाने पड़ेगा, है कि नहीं। हम लोग जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते थे तो उसमें एक अल्टन मेयो नाम के व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया। तो उसमें क्या था, जब अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में धीरे धीरे क्या हुआ, जो उत्पादन होना बंद हो गया, लोग ज़्यादा काम करते थे, पैसा भी ज़्यादा दिया जाता था, लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। ऐसे समझिए, अभी हम लोग 10 लोग लगाए हैं यहाँ पे, 10 लोगों से हम 100 क्विंटल या 10 लोगों से हम लोग 1000 वस्तु बना रहे हैं, ठीक है, और उसको दे रहे हैं दिहाड़ी 500 रुपया पर डे। अब समय ऐसा हो गया, आदमी लगाए हैं 20, दिहाड़ी दे रहे हैं 700 रुपया, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी 1000 क्विंटल ही हो रहा है, 1000 वस्तु ही हो रहा है, तो समस्या होगा कि नहीं। तो सारे दुनिया के लोग चिंतित हो गए, भाई वेतन बढ़ा दिए, लोग बढ़ा दिए, फिर भी उत्पादन कम कैसे होने लगा। तो उस समय एक व्यक्ति थे अल्टन मेयो, उनको बुलाया गया, भाई इसकी समस्या का जड़ पता कीजिए। तो वो कई दिनों तक टेस्ट किए और टेस्ट पर पता चला, तो बोला कि भाई लोग जो क्या है, लोग एक मानव है, कोई मशीन नहीं है, और हम लोग क्या सोचते हैं, पैसा देंगे तो काम करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली बात, जैसे मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन यही 8 घंटे का क्लास हो जाए तो धीरे धीरे हम भी सुस्त हो जाएंगे और आप भी सुस्त हो जाइएगा, क्योंकि मशीन थोड़ा है जब हम काम करते रह जाएंगे। आदमी शरीर थकावट तो होगी, पहला कंडीशन तो ये है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, आपको रेस्ट रूम का व्यवस्था करना पड़ेगा, आराम के लिए एक जगह व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि जाके आप बैठिए, फिर ठंडाइए, थोड़ा रिलैक्स लीजिए और तब फिर पढ़ाना या काम करना शुरू कीजिए। दूसरा क्या कहा गया था, कि मनुष्य जो होता है सामाजिक प्राणी होता है, उसके घर के बातों का असर पड़ता है। जैसे मान के चलिए अभी आप यहाँ बैठे हुए, पता चला आपके घर में या आपके पिताजी से या वाइफ से या किसी से लड़ झगड़ के आ गए, या आपके घर में कोई समस्या, ऐसी बीमारी होगी, कोई ऐसी समस्या हो गई है, तो क्या आपको पढ़ाई मन लगेगा, नहीं लगेगा ना।
तो बोला ऐसी स्थिति के लिए कैंटीन व्यवस्था कर देना चाहिए, हर 3 घंटा बाद 1 घंटा का आराम देना चाहिए, ताकि अब जैसे मान लीजिए अभी आप क्या घरेलू समस्या से जूझ रहे हैं, आपको घर में पैसे की दिक्कत है, अब यहाँ आके बैठे, पिताजी ने कह दिया क्या नहीं अब पैसा हम नहीं भेजेंगे, पढ़ाई लिखाई बंद करो, तो यहाँ आप रहिएगा भले यहाँ पे, लेकिन आपका ध्यान यहाँ पे नहीं रहेगा, तो आपका स्टेमिना घटेगा नहीं, कार्य करने की क्षमता घटेगी। अब इसी में मान के चलिए अगर आधा घंटा ब्रेक दे देंगे, तो आप लोग के दोस्त ग्रुप, आपका ग्रुप अपना अपना ग्रुप है, वो तो समझ ही जाएगा, आपको चेहरा देखेगा आप टेंशन में है, तो बोलेगा यार टेंशन में काहे हो, तो आप उसको समस्या बताएंगे, तो हो सकता है कोई समस्या का समाधान वो निकाल दे, है कि नहीं, कि बोलने से तो समस्या का समाधान होता है ना, वो बोल दे चलो कोई बात नहीं हम को 1000 रुपया दे देते, कर्जा दे देते, तो आपका टेंशन रिलैक्स हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए बीच बीच में ब्रेक देना भी आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति कहते हैं न्याय संगत दशा है, यानी जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, 10-20 मिनट आधा घंटा आराम करने या बातचीत करने का छूट देना चाहिए, है नहीं, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो काम करने में भी मजा आएगा, और शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो कितना भी आप पढ़ा दीजिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मानवीय दशाएं क्या है, काम कराना है लेकिन गरिमा के साथ, इज्जत के साथ, और जहाँ भी काम मिले वहाँ की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अब क्या इसमें मातृ सुरक्षा की व्यवस्था। मातृ सुरक्षा करें मतलब ऐसी महिलाओं से है या तो जो प्रेग्नेंट है या जिसका बच्चा लगभग 2 या 3 साल तक का है, नवजात शिशु तक, उसको काउंट किया जाता है। अब मान के चलिए कोई महिला है, टीचर बन गई या किसी फैक्ट्री में काम करती है, तो सरकार का जिम्मेदारी है ये, जैसे प्राइवेट में ही, जैसे मान के चलिए अभी ये कोचिंग मेरा बहुत बड़ा हो जाए और कोई महिला टीचर हम यहाँ रख दे, ठीक है, तो अब महिला टीचर रख दे तो सरकार हमको कहेगी भाई आपके यहाँ महिला पढ़ रही है तो उसके मातृ शिक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, अब जैसे मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी डेट से 26 सप्ताह पहले से उसको हमको छुट्टी देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम वेतन देंगे उसको, और डिलीवरी होने के 26 सप्ताह बाद तक हम उसको छुट्टी देंगे, यानी लगभग 52 सप्ताह उसको छुट्टी देंगे, वो भी वेतन के साथ। ऐसा नहीं छुट्टी दे तो वेतन काट लेंगे, वेतन काट लेंगे तो हम पे केस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मातृ सुरक्षा से ज़्यादा बढ़ के कोई दूसरा सुरक्षा नहीं। उसके बाद अगर वो महिला आती है पढ़ाने के लिए तो हमें एक ऐसा रूम का व्यवस्था हमारे पास होना चाहिए ताकि बच्चे को हर 2 घंटे पे दूध पिलाने के लिए 20 मिनट की छुट्टी देनी पड़ेगी हमको, उसको कहते हैं क्रेंच। हर फैक्ट्री में चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्रेंच की व्यवस्था होनी आवश्यक है। जो भी ऐसे बच्चे हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जिसके बच्चे 1 से 2 साल तक है, जिस दूध पिलाने वाली जो भी महिलाएं हैं, उसको प्रत्येक 2 से 3 घंटे में एक बार 20 मिनट के लिए छुट्टी देना है, ताकि अपने बच्चे को, और बच्चे को स्कूल या ऑफिस ला भी सकती है, और जहाँ रहेगी उस क्रेंच में बच्चे को रखेगी, वहाँ 1-2 दाई रहती है उस बच्चे की देखभाल के लिए। बीच बीच में जाइए 2 घंटे पे दूध पिलाइए ताकि बच्चे का स्वास्थ्य भी गड़बड़ ना हो। जैसे कहते हैं मातृ सुरक्षा का व्यवस्था, ये हर संस्था में होनी चाहिए जहाँ पे महिलाएं काम करती है, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। ठीक है, जिस निजी संस्था या फैक्ट्री या कोचिंग या कोई संस्था में ये नहीं रहेगा तो इसके लिए आपको ब्लैक लिस्ट, आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सरकार सारा काम है, ये सब एक खासकर फैक्ट्री और के लिए दिया गया या संस्था के लिए दिया गया है। कार्य की मानवीय दशा होनी चाहिए, न्याय संगत दशा होनी चाहिए, और मातृ सुरक्षा यानी माता और बच्चे दोनों का ख्याल की व्यवस्था वहाँ रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं, आप मान लीजिए कोचिंग चला रहे हैं, अब 2 महिला टीचर है तो बच्चे तो भाई रोएंगे ही, तो हम उसको ये परेशान है कि तब आप बच्चे को घर पे छोड़कर, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि माँ को बच्चे से कभी अलग, जब तक बच्चा माँ पे डिपेंड होता है, माँ पे डिपेंड मतलब माँ का दूध पे डिपेंड होता है, तब तक उसको अलग नहीं किया जाता। अगर आप अलग करते हैं तो आप पे केस चलेगा, आप पे कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि भाई जैसे महिलाओं को भी अधिकार है काम करने का, और अपने बच्चे को देखभाल का भी अधिकार है, कि शुरुआत में तो बच्चा केवल माँ पे ही डिपेंड रहता है ना, पिता रहे ना रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो शुरुआत के 2-3 साल तो माँ पे ही पूरी तरह से डिपेंड है। तो ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 42 में। ठीक है, कौन है?
श्रमिकों को निर्बाध मजदूरी प्रदान करना तथा कुटीर उद्योग का विकास करना। श्रमिकों को निर्बाध मजदूरी प्रदान करना तथा कुटीर उद्योग का विकास करना, ये सब क्या है? रोजगार उपलब्ध कराना है ना। देश का विकास तो इसी से होगा। तो देखिए, श्रमिक समझते हैं आप, श्रमिक किसको कहते हैं? मजदूर को। अच्छा ये बताइए, जो नरेगा में काम करता है वो श्रमिक है कि मजदूर है? हैं? बताइए। श्रमिक हुआ वो। क्या जो नरेगा में काम करता है, जो खेत में काम करता है उसे क्या कहते हैं? किसान कहते हैं ना। खेत में मजदूर लगता है उसे किसान कहते हैं। और जो रोड सड़क ये सब बनाता है उसे मजदूर, जो घर और बनाता है उसे क्या कहते हैं? मजदूर। श्रमिक जो फैक्ट्री में काम करता है। अंतर समझ रहे? देखिए, हर चीज़ का अर्थ है। खेत में काम करने वाला किसान, बाकी दिहाड़ी पे जो काम होता है जैसे घर बनाना, सड़क बनाना, ये सब कौन होते हैं? मजदूर, है कि नहीं? और जो श्रमिक यानी जो श्रम यानी जो आपको कहाँ काम करेंगे? फैक्ट्री में, ठीक है। मजदूर तो सबको मजदूर कह देते हैं, एक आम भाषा में हम लोग मजदूर यूज कर देते हैं, है कि नहीं? तो कहते श्रमिक को निर्बाध मजदूरी प्रदान करना है। निर्बाध मजदूरी मतलब निर्वाह यानी कम से कम उतना वेतन मिलना चाहिए जिससे उसका जीवन का निर्वाह हो सके। आप देखते हैं मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम वेतन दिया जाता है किसी को भी। जैसे मान चलिए अभी गाँव में सरकार का अभी नियम जैसे हो गया 783 रुपया प्रतिदिन मिलना चाहिए निर्वाह मजदूरी के लिए। गांव में ही देखते होंगे किसी का 500 पर डे का दिहाड़ी होता है, किसी का 400 होता है नहीं? इतना मिनिमम मिलना चाहिए ताकि उसका घर चल सके। आप ऐसा नहीं किसी को बोला कि ले आइए भाई घर बनाओ 100 रुपया एक दिन का देंगे, कैसे घर चलेगा उसका? तो फिर बलात्श्रम हो गया ना, ज़बरदस्ती आप काम करा रहे हैं, बेगारी खटवा रहे हैं, तो प्रतिबंध पहले से ही है अनुच्छेद 23 के तहत। तो ये कह रहा श्रमिकों को जो इतना वेतन मिलना चाहिए, इतना मजदूरी मिलना चाहिए ताकि उसका घर चल सके। और इसी के हिसाब से जो है सरकार क्या लागू करती है? न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज लागू करती है। इससे नीचे काम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? कुटीर उद्योग का विकास। कुटीर उद्योग यानी घर में जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, जैसे चटाई बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, है कि नहीं? मिट्टी का कप बनाना, लकड़ी का कोई सामान बनाना, खिलौना बनाना, ये सब क्या था? कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग का विकास होगा, इससे क्या गरीब लोग भी अपना व्यवसाय कर पाएंगे। अधिक कैसे विकास होगा? जैसे भारतीय रेलवे चल रहा है, कह रहे जितना भी रेलवे स्टेशन है सब पे कुल्हड़ में चाय बेचना चाहिए। तो कुल्हड़ वाला जो मिट्टी का काम होता है उसका काम फायदा होगा कि नहीं? अब उसके अंदर जो भी मान के चलिए सामान आता है, जैसे एसी बोगी में पर्दा और आता है, सब पर्दा गाँव के लोगों से खरीदा जाए या गांव के लोगों का भाई पर्दा हमको बना के दीजिए, तो कुटीर उद्योग का विकास होगा कि नहीं? ताकि लोगों को गरीबी दूर किया जा सके। देखिए आगे चल के क्या हुआ? 43 का क जोड़ा गया, यानी ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। और इसमें क्या किया गया है? उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। ये कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद। यानी इसका क्या कर रहा है? उद्योग के प्रबंधन में किसकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए? श्रमिकों की। ये कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1900। देखिए ऐसे समझिए अब इसको।
उद्योग में 3 लोग होते हैं, या 3 मेन होता है। एक नियोजक, यानी जिसको आप कह सकते हैं मालिक, है कि नहीं, या अधिकारी। कि अधिकारी मालिक की तरह ही काम करता है ना। भाई फैक्ट्री होगा तो फैक्ट्री या उद्योग होगा तो उसका तो मालिक होगा, बड़े बड़े अधिकारी भी होंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? नियोजक। एक होता है श्रमिक, जो छोटा लेबर होता है, उसमें लेबर का काम करता है, उसमें काम करता है। और तीसरा कौन होता है? सरकार। कि सरकार के बिना तो कुछ नहीं है ना। यानी उद्योग में कौन कौन होता है? एक तो सरकार नियम बनाती है उद्योग के लिए, फिर उद्योग का मालिक होगा, उद्योग में बड़े बड़े अधिकारी होंगे, और उद्योग में लेबर भी तो होता है ना। तो पहले क्या होता था, जो भी उद्योग के लिए नियम बनता था, कितना वेतन दिया जाएगा, कितना छुट्टी दिया जाएगा, कितना काम करवाया जाएगा, कितने घंटे काम दिया जाएगा, जैसे होता ना। अब जैसे मान चलिए उद्योग में 3 लोग हैं, पहले सरकार और नियोजक मिलकर बैठ जाते थे और ये निर्णय लेते थे, चलिए उद्योग में 10 घंटा का काम होगा, है कि नहीं, इतना वेतन दिया जाएगा, इतनी छुट्टी दी जाएगी। तो इससे क्या होता था, ये दोनों साठगांठ कर लेता था और लेबर से 12 घंटा काम कराता था, वेतन कम देता था, है कि नहीं, छुट्टी कम देता था। तो श्रमिक के साथ ज़्यादा शोषण होने लगा। अभी जैसे मान लीजिए हमें कोई टीचर रख ले, हम उसको 10-10 घंटा पढ़वाए, वेतन दे मात्र 400 रुपया दिन का, तो गलत हो जाएगा ना। तब बाद में जोड़ा गया, बोला नहीं, अब जब भी कोई नीति निर्धारण होगा, यानी उद्योग में प्रबंधन होगा, तो जब बैठक होगा तो नियोजक मालिक तो रहेगा ही, सरकार का भी कोई आदमी रहेगा, और श्रमिक यानी जो भी लेबर है, जो भी श्रमिक है, उसका एक संघ बनाया जाएगा और उसका एक सचिव नियुक्त होगा। जैसे मान लीजिए लेबर, जैसे कोई फैक्ट्री है, वहाँ 100 लोग काम करते हैं, तो 100 लोग तो नहीं जाएगा, तो 100 में से कोई एक श्रम संघ, 100 एक श्रम संघ बनेगा, उसमें से कोई एक अध्यक्ष बना करके भेज दिया जाएगा, जो किसके तरफ से बोलेगा? श्रमिकों की तरफ से बोलेगा। अब जैसे मान के चलिए, ऐसे समझिए, नियोजक कह रहा है प्रतिदिन कितना काम होना चाहिए? 10 घंटा, और मजदूरी 10 घंटे का कितना होगा? 500 रुपये, और महीने में, साल में केवल 15 दिन की छुट्टी होगी। ये किसका कहना है? नियोजक का। मान के चलिए, तो श्रमिक कहेगा नहीं, मेरी भी कुछ मांगे हैं, हम चाहते हैं दिन में कितना घंटा होना चाहिए काम? 8 घंटा, और कम से कम 8 होना चाहिए, और साल में कम से कम 3 दिन छुट्टी होनी चाहिए। ये अपना डिमांड रखेगा और ये अपना पक्ष रखेगा। यानी मालिक का कहना इतना कि मालिक तो हमेशा चाहेगा ना ज़्यादा काम ले, कम पैसे दे, और लेबर का काम क्या है? जो कम काम करे, ज़्यादा पैसे ले। अब इस दोनों को, या दोनों में सेट करने के लिए कौन आएगा बीच में? सरकार। कोई मीडिएटर भी तो चाहिए ना, दोनों को फैसला सुनाने के लिए, करने के लिए। पहले क्या था, केवल यही दोनों मिलकर काम करता, श्रमिक को बुलाता ही नहीं था। अब जब बुलाएगा तो शोषण तो होगा ही ना। इसलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया है, जब भी प्रबंधन होगा तो नियोजक की तरफ से भी रहेगा व्यक्ति, सरकार की तरफ से भी रहेगा, और श्रमिकों की तरफ से भी रहेगा, ताकि शोषण ना हो सके। ठीक है। और इसमें लास्ट है 43 का ख। ये भी बाद में जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में। और ये क्या कहा गया है? सहकारी संघों का उन्नयन। ये कब जोड़ा गया है? 97वां संविधान संशोधन 2011। देखिए सहकारी संघ क्या है? कई सारे लोग मिल करके जो ग्रुप बनाते हैं, जैसे आप गांव में देखते हैं ना, जीविका देखते होंगे, अमूल दूध देखे होंगे, सुधा दूध देखेंगे, ये सब क्या करते हैं? सहकारी है।
अब जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी 10-20 लोग हैं, हम लोग कोई ऐसा उद्योग बनाना चाहते हैं ताकि हम लोगों का विकास हो सके, लेकिन हम लोग क्या इतने गरीब हैं या इतने पैसे वाले नहीं जो एक आदमी कुछ बिजनेस कर सके। तो चलिए हमने क्या किया, 10 लाख का बिजनेस शुरू किया और तो जितने भी 10 लाख सब 1-1 लाख लगा दिए, है कि नहीं, ताकि 10 लाख हो गया। अब उसको जो बिजनेस बनता है, वो जो व्यापार होता है, वो जो व्यवसाय होता है, उसे कहते हैं सहकारी संघ या समिति, कि सहकार सब साथ मिल करके शुरू किए हैं। तो ऐसे करने से अगर 5 महीना 6 महीना साल में लगातार अच्छा काम होता रहता है तो सरकार क्या करती है, हमें कम दर पर ब्याज उपलब्ध कराती है। जैसे माने हम लोग जो काम शुरू किए, काम अच्छा चल रहा है, तो सरकार भी चाहेगी जिसको और पैसा दे देते हैं तो कम रेट पे, ताकि ये काम अच्छा करे और आगे बढ़े और लोगों को इसमें जोड़े। तो इसको कहते हैं सहकारी संघ। इसका उन्नयन मतलब मॉडिफाई करना, विकास करना है। ये किस में कहा गया, 97वें संविधान संशोधन में। ठीक है, आज के इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।